चलो, तो कल हमने एनपीसी का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा व्हाट डू मीन बाय एनपीसी, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स होते क्या, वो हमने कल देखा। एंड कल हमने इलस्ट्रेशन 5 या एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ा, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा, एडजस्टमेंट्स पढ़ा, उसके लिए टिक मार्क किया। आज का हमारा एजेंडा है कि उसे हम सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे। अब सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में पढ़ो कि उन्होंने बनाने के लिए क्या कहा है। तो हैंसफोर्थ हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा स्टेप 1 होगा क्वेश्चन पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करेंगे और फिर फॉर्मेट रेडी करेंगे। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन की शुरुआत में उन्होंने कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उन्होंने क्वेश्चन में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो हम भी एज अ फॉर्मेट केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद है सबको, फाइनल अकाउंट्स में अभी हमने किया था, याद होना ही चाहिए सबको। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वैसे ही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर अमाउंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट राइट, इट इज नथिंग बट अकाउंट है। तो अकाउंट का लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट। लेकिन यहां पर हम डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स कॉलम में इंस्टेड ऑफ राइटिंग पर्टिकुलर्स हम कहेंगे एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। एंड ऑन द क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स कॉलम्स में हम कहेंगे इनकम्स। तो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो हमारा कॉलम्स उसी तरह होगा जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट्स में ड्रॉ करते थे, लेकिन कॉलम्स का पहले कॉलम का नाम डेबिट साइड में जो पहला कॉलम है उसे मैं कहूँगा एक्सपेंडिचर, एंड राइट साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में जो कॉलम है उसे मैं कहूँगा इनकम। तो नथिंग बट अकाउंट का नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ। डेबिट साइड इज माई एक्सपेंस साइड एंड क्रेडिट साइड इज माई इनकम साइड। वही लॉजिक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यूज करते थे कि डेबिट में हम सारे खर्चे लिखेंगे एंड क्रेडिट में हम सारे इनकम लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो फाइनल अकाउंट्स का जो लॉजिक है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में आपको यूज करना है। वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो आइटम लिखते थे, यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में वही आइटम लिखेंगे, दैट इज एक्सपेंसेस। यहां पर जितना भी खर्चा होगा डेबिट में जाएगा एंड जितना भी इनकम यानी कि फायदा होगा वो क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। लॉजिक वही है, नथिंग बट इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही मान लो। डेबिट साइड इज खर्चे वाली साइड एंड क्रेडिट साइड इज इनकम वाली साइड, राइट। इट इज नथिंग बट यूअर नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम डेबिट में खर्चे लिखेंगे एंड क्रेडिट में इनकम लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट अ नॉमिनल अकाउंट। ऑन दी अदर हैंड आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज व्हाट? डेबिट व्हाट कम्स इन। वहां पर रिसिप्ट डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट साइड इज अ पेमेंट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है दैट इज रियल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्री करते वक्त हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंट्री कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, रिसिप्ट में चला गया, पैसा जा रहा है, पेमेंट में चला गया। आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको एज अ क्वेश्चन ईच एंड एवरी सम में इसके बाद दिया जाएगा। आपको एज अ आंसर क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इसके अलावा और क्या बनाना है आने वाले सम्स में देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में केवल उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहा है, तो हम केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। कैसे? तो देखते एक एक करके हम एंट्रीज करके। इज इट क्लियर? तो लॉजिक क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट एज यूअर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट में हम लिखेंगे खर्चा एंड क्रेडिट में हम लिखेंगे इनकम। बट और एक चीज़ याद रखो कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रीज करेंगे तो उसमें केवल इस साल की पैसे की एंट्री करेंगे। अगले साल का पैसा मुझे अभी मिल रहा है तो वो इस साल का इनकम नहीं है, या पिछले साल का पैसा मैं अभी पे कर रहा हूं तो वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वी ओनली रिकॉर्ड करंट ईयर रिसिप्ट्स एंड करंट ईयर पेमेंट एंड दैट टू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट। मतलब क्या है? एक्सपेंसेस में जब भी मैं एंट्री करूंगा तो दो चीजें आपको नोटिस करनी है या चेक करनी है कि जो खर्चा है, एक वो इस साल का है क्या, एंड दूसरा इज इट अ रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट है तो ही वो खर्चा कहलाएगा, अदरवाइज वो एसेट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो देखते हैं जब हम सम सॉल्व करते हैं तो एक्सपेंडिचर में मैं सारे पेमेंट्स यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड यूटिलाइज करूंगा, एंड जब मैं इनकम में एंट्रीज करूंगा तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो रिसिप्ट साइड है उसको एंट्रीज करूंगा। इज इट क्लियर? रिसिप्ट मतलब पैसा आया, तो जो पैसा आया वो आइदर मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या फिर कैपिटल रिसिप्ट होगा। इफ इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि इनकम, एज सिंपल एज दैट। एंड वही जब मैं पेमेंट साइड देखूंगा, इफ इट इज अ रेवेन्यू पेमेंट इज माय एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू पेमेंट मेरे लिए खर्चा है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट मेरे लिए इनकम है। गेटिंग इट? अगर खर्चा है
तो एक्सपेंसेस में लिखूंगा यानी कि डेबिट साइड में लिखूंगा, एंड अगर इनकम है तो क्रेडिट में लिखूंगा। इज इट क्लियर? बट जब मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा था कि रिसिप्ट साइड में दो तरह के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंसेस इनकम यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राइट, एंड जो आपका पेमेंट साइड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का पेमेंट साइड है, पेमेंट में भी दो तरह के पेमेंट होते हैं, कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट। तो जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स है वो मेरे लिए खर्चे हैं, राइट। तो रेवेन्यू पेमेंट यानी कि खर्चा मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि इनकम में लिखूंगा। बट लिखते वक्त आई हैव टू टेक केयर दैट जो मैं लिख रहा हूँ वो इस साल का है। इफ एनीथिंग इज फॉर द नेक्स्ट ईयर मैं इग्नोर करूंगा, इफ एनीथिंग इज फॉर द लास्ट ईयर मैं उसे इग्नोर करूंगा व्हाइल मेंटेनिंग माय रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इज इट क्लियर? तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हमने रिसिप्ट साइड कल पढ़ी हुई है, तो रिसिप्ट साइड में से हमें पहले तो चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट, एंड दैट टू फॉर करंट ईयर। तो जब मैं इनकम में एंट्रीज करूंगा तो मैं रिसिप्ट साइड के आइटम्स को इनकम में रिकॉर्ड करूंगा, बट वही आइटम्स को मैं रिकॉर्ड करूंगा जो इस साल के हैं एंड रेवेन्यू नेचर के हैं। इज इट क्लियर? एंड जब मैं एक्सपेंसेस में एंट्री करूंगा तो मैं पेमेंट साइड के आइटम्स को एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करूंगा, तो पेमेंट साइड के वही आइटम में एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करूंगा जो इस साल का है एंड जो रेवेन्यू पेमेंट है। तो एक्सपेंसेस में रेवेन्यू पेमेंट आएंगे ऑफ दिस ईयर एंड इनकम में आएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ दिस ईयर। तो हमारा करंट ईयर क्या है? 2019-20। तो एक्सपेंडिचर में लिखते वक्त मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रेवेन्यू पेमेंट ऑफ दिस ईयर, एंड इनकम में रिकॉर्ड करते वक्त मुझे चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ दिस ईयर। इज इट क्लियर? राइट, चलो तो हम रिसिप्ट साइड से शुरुआत करते हैं। एक एक करके मैं रिसिप्ट साइड के आइटम्स पढ़ता हूँ एंड फिर हम उसे देखते हैं कि वो कहाँ आएगा इन दोनों में से। अगर यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है तो हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाने के लिए कहा है। तो हम केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। उन्होंने जो एंट्रीज दी है वो अगर हमारे इनकम या फिर एक्सपेंडिचर में फिट नहीं हो रही तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम छोड़ देंगे। इज इट क्लियर? चलो तो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग। तो हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द रिसिप्ट साइड ऑफ योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर फिर से वही लॉजिक कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स को हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे तो हर एक आइटम को एक ही इफेक्ट देना है। जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो एडजस्टमेंट्स को डबल इफेक्ट देंगे। इज इट क्लियर? राइट, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, तो शायद हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट ना हो। देखते हैं आगे कि करना क्या है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड में पहला आइटम आपको दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो आपके पास साल की शुरुआत में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है। तो अगर आपको याद होगा जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाया था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आर नथिंग बट आर एसेट। यस और नो? तो यहाँ पर एसेट्स है क्या? ये P&L अकाउंट है, डेबिट में हम खर्चे लिख रहे हैं, क्रेडिट में हम इनकम लिख रहे हैं। तो इस कैश इन हैंड कैश एट बैंक हमारे लिए इनकम या एक्सपेंडिचर? आंसर इज नो। कैश इन हैंड कैश एट बैंक इज आर एसेट। तो ये एसेट में लिखना चाहिए, बट हम यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बना रहे, यानी कि इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो, इसे छोड़ के आगे बढ़ो। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इज ऑन द रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, तो रिसिप्ट यानी कि इनकम, मतलब हमें इसे इनकम में लिखना चाहिए। बट हम इनकम में तभी लिखेंगे, एक अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो, एंड दूसरा अगर ये करंट ईयर का है तो। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन आपको बार बार मिलता है क्या? रेवेन्यू मतलब क्या? वो आइटम जो आपको बार बार मिलेगा। तो कल हमने डिस्कस किया था, यस सब्सक्रिप्शन वी रिसीव्ड अगेन एंड अगेन। सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट रिन्यूअल फीस। अगर आप किसी स्पोर्ट्स क्लब के या किसी लाइब्रेरी के मेंबर हो तो आपको उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू रखने के लिए आपको मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच वी पे एवरी ईयर या एवरी मंथ टू कंटिन्यू आर व्हाट मेंबरशिप इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो सब्सक्रिप्शन इज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। यस, इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड दूसरा इज इट फॉर करंट ईयर? तो उसमें देखोगे तो सब्सक्रिप्शन 3 साल का है, 18-19 का है, 19-20 का है एंड 20-21 का है। तो एज ए सेड, इनकम में लिखने के लिए एक इट हैज़ टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यस, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड दूसरा हम इनकम में बस इस साल का आइटम लिखेंगे। तो मुझे बताओ इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है? तो इस साल का सब्सक्रिप्शन इज 1 लाख। तो जब मैं इनकम में एंट्री करूंगा मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन ओनली 1 लाख। पिछले साल का मुझे नहीं चाहिए, अगले साल का नहीं चाहिए। इनकम में मुझे केवल इस साल का चाहिए, बिकॉज मैं केवल इस साल का इनकम, इस साल का फायदा कैलकुलेट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? इफ एनीथिंग इज ऑफ नेक्स्ट ईयर और एनीथिंग इज ऑफ प्रीवियस ईयर उसे इग्नोर करो। राइट, बिकॉज मुझे इनकम में लिखने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, इट हैज़ टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दूसरा इट हैज़ टू बी फॉर द करंट ईयर। राइट, तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट 19-20 का केवल 1 लाख है, यानी कि करंट ईयर का केवल 1 लाख है। इज इट क्लियर?
मैं क्या कह रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इनकम में एंट्री करनी है तो रिसिप्ट साइड वाले आइटम इनकम में आएंगे, बट रिसिप्ट साइड में जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट है वही इनकम में आएंगे अगर वो इस साल का है तो इनकम में लिखने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, इट हैज़ टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट एंड इट हैज़ टू बी ऑफ द करंट ईयर, यानी कि 2019-20 का होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन में इस साल का सब्सक्रिप्शन है केवल 1 लाख, तो मैं इनकम साइड में लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, बट देयर इज अ टिक मार्क ऑन 1 लाख, तो मैं 1 लाख इनर कॉलम में लिखूंगा। एंड अगेन हमें पता है टिक मार्क है यानी कि एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए एक लाइन छोड़ के एरो कर दूंगा। इज इट क्लियर? मैंने 18-19 यानी कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा, 2021 यानी कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा, राइट? तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इनकम में केवल इस साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, राइट? तो मैंने वो लिख लिया। अब आते हैं ऑन द डोनेशंस। ब्रैकेट में कहा है जनरल, तो कल मैंने डोनेशंस पर डिस्कशन किया था कि दो तरह के डोनेशन होते हैं, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। तो इफ इट इज जनरल डोनेशन इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट? तो टू डोनेशन उन्होंने बोला है, ब्रैकेट में बोला है जनरल, मतलब इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरा, क्या ये डोनेशन करंट ईयर के है, इस साल के है? तो उन्होंने कुछ डेट ही नहीं कही है, उन्होंने डेट बोला ही नहीं है। तो अगर डेट नहीं है इसका मतलब ये करंट ईयर के ही है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर कहा है कि इट इज़ फॉर 31 मार्च 2020, यानी कि ये इसी साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट है। तो इसके अंदर जो भी आइटम बिना डेट के होगा वो इसी साल का होगा। तो जो डोनेशन का अमाउंट है वो इसी साल का डोनेशन है, राइट? तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट इज फॉर करंट ईयर। एंड दूसरी कंडीशन, इज इट रेवेन्यू? यस, इफ डोनेशन आर फॉर जनरल पर्पज इट इज रेवेन्यू, तो ये भी जाएगा इनकम में। तो इनकम में लिखने के लिए मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। एक, डोनेशन रेवेन्यू थे क्योंकि ये जनरल डोनेशन है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, एंड दूसरा ये करंट ईयर यानी कि 1920 के है, तो इसलिए मैं इनकम में लिखूंगा बाय डोनेशंस 25,000। इज इट क्लियर? उस पर टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली बाहर मैंने लिख लिया। आते हैं आगे, एंट्रेंस फीस। अगेन एंट्रेंस फीस मैंने कहा कि इट इज रेवेन्यू कैपिटल, कुछ भी हो सकता है, एडजस्टमेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो देयर इज एडजस्टमेंट, बट अभी रेवेन्यू रिसिप्ट मान के उसे हमें लिखना है ऑन द इनकम। तो यहाँ पर फिर से दो कंडीशन, एंट्रेंस फीस यस इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड यस इट इज फॉर द करंट ईयर, डेट नहीं दिया मतलब इस साल का है। तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय एंट्रेंस फीस 15,000 इन अ कॉलम, क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क, तो बाय एंट्रेंस फीस इन अ कॉलम में 15,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अगेन फिक्स डिपॉजिट, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है तो फिक्स डिपॉजिट पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट मुझे एक ही बार मिलेगा क्या? नहीं, ये मुझे हर साल मिलेगा। जब तक मेरे फिक्स डिपॉजिट बैंक में है मुझे हर साल या हर महीने उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, यस इट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड उन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया, मतलब इट इज़ फॉर करंट ईयर ओनली, तो मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं उसे इनकम में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,800, राइट? एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज टू पिकनिक रिसिप्ट्स। अगेन रिसिप्ट्स में है, बट पिकनिक रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या? आंसर इज यस। पिकनिक आप बार बार निकाल सकते हो और अपने मेंबर से पिकनिक के लिए पैसा मांग सकते हो, तो पिकनिक रिसिप्ट इज योर रेगुलर इनकम या रिकरिंग रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स विच इज रिसीव्ड ऑन रिकरिंग बेसिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट, यस इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड दूसरा, इज इट फॉर करंट ईयर? तो उन्होंने ईयर या डेट नहीं कही है, यस मतलब इट इज फॉर करंट ईयर, तो इसे मैं लिखूंगा ऑन द इनकम साइड। मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बाय पिकनिक रिसिप्ट आउटर कॉलम में 20,000। यहाँ पर मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस की रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग कर लिया, राइट? मैंने वही आइटम्स रिकॉर्ड किए रिसिप्ट साइड में से जो मेरी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एक, इट हैज़ टू बी रेवेन्यू नेचर, एंड सेकेंड इट हैज़ टू बी ऑफ द करंट ईयर, राइट? तो जैसे कि सब्सक्रिप्शन था पहला आइटम, तो सब्सक्रिप्शन में मैंने सिर्फ करंट ईयर का रिकॉर्ड किया, पिछले साल का और अगले साल का रिकॉर्ड नहीं किया। मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि द आइटम हैज़ टू बी रेवेन्यू एंड हैज़ टू बी ऑफ करंट ईयर, तो ही उसकी जगह इनकम में बनेगी। इज इट क्लियर? वैसे ही कोई आइटम अगर मुझे एक्सपेंडिचर में लिखना है तो दैट हैज टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू पेमेंट एंड ऑफ द करंट ईयर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड का एक आइटम पढ़ते हैं एंड उसे हम एक्सपेंडिचर साइड में पोस्ट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर में आने के लिए पेमेंट को दो कैटेगरीज से या दो टेस्ट पास करनी पड़ेगी। एक, जो पेमेंट है दैट हैज टू बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, एंड दूसरा इट हैज टू बी फॉर द करंट ईयर, राइट? चलो, तो पेमेंट में पहला आइटम आपको दिया है उन्होंने रेंट। तो रेंट रेवेन्यू खर्चा है क्या या रेवेन्यू पेमेंट है क्या? आंसर इज यस, यू हैव टू पे रेंट अगेन एंड अगेन। रेंट हमारे लिए खर्चा है, रेंट इज आवर एक्सपेंस। तो जो खर्चा
है वो हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे, इस साल का है तो इस साल का ही लिखेंगे, पिछले या अगले साल का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रेंट में जाएंगे तो उन्होंने 1819 एंड 1920 2 साल के रेंट दिया है, तो मुझे कौन सा साल का रेंट चाहिए, इस साल का रेंट चाहिए विच इज़ 54,300। तो वो रेंट की अमाउंट उठाओ एंड खर्चे में लिखो टू रेंट 54,300 इनर कॉलम में, क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क ऑन रेंट। तो इनर कॉलम में मैंने 54,300 लिखा, एक लाइन छोड़ के पुट एरो, राइट। तो रेंट की फिर से 2 कंडीशन मैंने सेटिस्फाई की, एक रेंट रेवेन्यू खर्चा है क्या या रेवेन्यू पेमेंट है क्या, आंसर इज यस, रेंट आई हैव टू पे अगेन एंड अगेन, इट इज रेवेन्यू पेमेंट। एंड दूसरा इज रेंट फॉर दिस ईयर, तो यस 1920 वाला रेंट है 54,300, तो मैंने सिर्फ 54,300 लिखा, मैंने 1819 यानी कि पिछले साल का रेंट इग्नोर किया। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम इज फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट यानी कि पैसा जा रहा है, बट इज इट अ रेवेन्यू पेमेंट? आंसर इज नो। फिक्स डिपॉजिट से मेरी एसेट क्रिएट होगी, तो फिक्स डिपॉजिट इज माय एसेट, इट इज नॉट माय एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? तो फिक्स डिपॉजिट को अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो फिक्स डिपॉजिट को मैं एसेट्स में लिखता, तो फिक्स डिपॉजिट मेरे लिए खर्चा नहीं है। पेमेंट साइड पढ़ते वक्त इट इज वेरी सिंपल, पेमेंट साइड पढ़ते वक्त रेवेन्यू कैपिटल भूल जाओ, हेंसफोर्थ पेमेंट साइड पढ़ते वक्त बस इतना सोचो कि ये जो आइटम ये खर्चा है या एसेट है। इज इट क्लियर? तो इसके बाद जब हम पेमेंट साइड पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे तो मैं रेवेन्यू कैपिटल को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, राइट। रेवेन्यू पेमेंट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट इज नथिंग बट एसेट। तो एक्सपेंडिचर एंड एसेट ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट में सीखा है, तो हमारे लिए वो आसान बनेगा। इज इट क्लियर? तो इसके बाद जब मैं आइटम्स पढ़ूंगा पेमेंट साइड के, रिसिप्ट साइड में हम धीरे धीरे रिसिप्ट साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे आने वाले सम्स में, राइट। अभी मुझे पता है पहला क्वेश्चन है, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो पेमेंट में मेरा पहला सिंप्लीफिकेशन ये है कि जब आप पेमेंट साइड पढ़ोगे तो बस इतना ही सोचो कि पैसा तो जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो ये मेरे लिए खर्चा है या ये मेरे लिए एसेट है, बस इतना आपको दिमाग लगाना है। जैसे हम ट्रायल बैलेंस की साइड पढ़ते थे फाइनल अकाउंट्स में कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड एसेट या खर्चा होता है, वैसे ही यहाँ पर पेमेंट साइड एसेट या फिर खर्चा होगा। इज इट क्लियर? तो पेमेंट साइड पढ़ते वक्त आपको बस इतना ही सोचना है कि ये एसेट है या एक्सपेंसेस है। इज इट क्लियर? तो पहला आइटम रेंट था पेमेंट साइड में, तो रेंट इज व्हाट? रेंट इज माय एक्सपेंडिचर, राइट। रेंट मेरा खर्चा है, इसलिए मैंने क्या किया, रेंट को एक्सपेंडिचर में लिखा। बट अगेन मैंने आपको क्या कहा था, मुझे बस इसी साल का पेमेंट चाहिए, इसी साल का खर्चा चाहिए, तो रेंट लिखते वक्त मैंने 54,300 लिखा जो इस साल का है। इज इट क्लियर? मैंने पिछले साल का रेंट इग्नोर किया। अब आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट मैंने कहा था कि इट इज योर एसेट, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो नाम में ही है एक्सपेंडिचर, ईयर नहीं बताया मतलब इसी साल का है, तो मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000। गेटिंग द लॉजिक? पेमेंट साइड का आइटम एसेट या फिर एक्सपेंडिचर होगा, एसेट होगा तो उसे भूल जाओ, अभी हम एसेट नहीं बना रहे, एंड एक्सपेंडिचर होगा तो बस उसे एक्सपेंडिचर में लिखो, बट तभी लिखना है अगर वो करंट ईयर का है। तो रेंट में दोनों साल का रेंट है, पिछले साल का भी इस साल का, तो मैंने रेंट बस इस साल का लिखा, पिछले साल का रेंट मैंने इग्नोर किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमारे लिए यस खर्चा है, हमने फाइनल अकाउंट्स में देखा था इंश्योरेंस हम P&L के डेबिट में लिखते हैं, वैसे यहाँ पर हम इंश्योरेंस P&L डेबिट यानी कि एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर साइड, तो मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में 12,000, लीव वन लाइन, पुट एरो, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी खर्चा है, तो खर्चे में लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000, राइट। नेक्स्ट इज पिकनिक एक्सपेंसेस, तो नाम में इट इज एक्सपेंस, खर्चा है, ब्रैकेट में ईयर नहीं दिया है, तो जिसके ब्रैकेट में ईयर नहीं दिया मतलब वो इसी साल का है, हमें रिकॉर्ड करना है, एज सिंपल एज दैट। तो पिकनिक एक्सपेंसेस में फिर से लिखूंगा एक्सपेंसेस में टू पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000। नेक्स्ट पिकनिक एक्सपेंसेस के बाद सैलरीज, तो सैलरीज भी मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू सैलरीज 20,000। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो नाम में ही है ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा, तो मैं खर्चे में लिखूंगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000। इज इट क्लियर? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तक हो गया सबका। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में उन्होंने दिया 18-19, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है क्या? आंसर इज यस, एडवर्टाइजमेंट इज माय एक्सपेंस। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनल अकाउंट्स याद है तो एडवर्टाइजमेंट हम P&L के डेबिट में यानी कि खर्चे में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ब्रैकेट में उन्होंने कहा है 18-19 यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट पिछले साल का है, खर्चा है लेकिन इस साल का नहीं है, तो मैं एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, एज सिंपल एज दैट। एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करने के लिए इट हैज़ टू बी ऑफ द करंट ईयर। इज इट क्लियर? तो खर्चा है बट इस साल का नहीं है तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सिंपल है। आगे बढ़े।
एडवर्टाइजमेंट के बाद है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन में उन्होंने फिर से कहा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो आपको याद है अभी मैंने कहा था कि पेमेंट साइड का आइटम इधर एक्सपेंसेस होगा या फिर एसेट होगा। तो कैश इन हैंड इज व्हाट? कैश इन हैंड इज आवर एसेट। तो आर वी रिकॉर्डिंग एसेट्स? नो, क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है या उन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है। अगर बैलेंस शीट बनाते हम इस एनपीसी की बैलेंस शीट बनाते तो ये एसेट्स में जाता है। बैलेंस शीट बनती है क्या एनपीसी की? आंसर इज यस। हम आने वाले क्वेश्चंस में बैलेंस शीट भी बनाने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इन्होंने बैलेंस शीट नहीं पूछा तो हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। इज इट क्लियर? राइट। कल जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। राइट। चलो तो फिर से इस क्वेश्चन में आ जाओ। तो कैश इन हैंड इज व्हाट? एसेट। तो आर वी रिकॉर्डिंग एसेट्स इन एक्सपेंसेस? नो। राइट। कैश एट बैंक इज ऑल्सो एसेट। तो इसे रिकॉर्ड करना है क्या? नो। तो मैंने एक्सपेंसेस में केवल खर्चे रिकॉर्ड किए जो इस साल के हैं। तो मैंने रेंट भी इस साल का रिकॉर्ड किया, मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, मैंने इंश्योरेंस रिकॉर्ड किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी रिकॉर्ड किया, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मैंने एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो पिछले साल का है, खर्चा है बट पिछले साल का है, डोंट रिकॉर्ड इट। इज इट क्लियर? देन ऊपर रेंट था, उसमें भी मैंने क्या किया? इस साल का रिकॉर्ड किया, पिछले साल का रेंट रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हमने क्या किया? रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग की, पेमेंट साइड की पोस्टिंग की। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, वही लॉजिक कि डबल इफेक्ट देना है ईच। तो एडजस्टमेंट जब आप सॉल्व करोगे तो भूल जाओ कि आप एनपीसी सॉल्व कर रहे हो। एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो भूल जाओ आप एनपीसी सॉल्व कर रहे हो। जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट सॉल्व करते थे उसी प्रकार से आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना और डबल इफेक्ट देना है। एडजस्टमेंट लगभग उसी प्रकार की होगी। राइट। तो देखते हैं क्या है द फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर। तो सिंपल आउटस्टैंडिंग रेंट, पहला इफेक्ट हम क्या करेंगे? रेंट में ऐड करेंगे। तो रेंट मेरा कितना है? तो रेंट मेरा है 54,300, उसमें ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग 7,000, तो टोटल रेंट बाहर हो गया 61,300। ये मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट का पहला इफेक्ट है। अब बिंग आउटस्टैंडिंग इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग यानी कि रेंट देना बाकी है तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। बट आर वी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट? नो, तो देयर इज नो सेकंड इफेक्ट, या उसे इमेजिनरी हमने लायबिलिटी में लिख लिया, ऐसे मान लो इमेजिनरी। राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस हमने कहाँ लिखी है? तो एंट्रेंस फीस हमने इनकम में लिखी है। कितनी एंट्रेंस फीस हमें मिली थी? तो हमें एंट्रेंस फीस मिली थी 15,000, 15,000 की एंट्रेंस फीस मिली थी। यस और नो? अब वो कह रहे हैं कि इस 15,000 में से 60% कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करो मतलब मैंने आपको कहा था कि एंट्रेंस फीस कैन बी रेवेन्यू ऑल्सो एंड कैन बी कैपिटल रिसिप्ट ऑल्सो। यस और नो? तो वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ 15,000 60% कैपिटल रिसिप्ट मान लो, मतलब बचे हुए 40% इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा? इनकम में मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी बाय एंट्रेंस फीस, उसमें से 60% जो कैपिटलाइज करनी है उसे माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली बाहर जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वही बचेगा। क्योंकि इनकम में आई हैव टू रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम नॉट कैपिटल आइटम्स। इज इट क्लियर? तो इनकम में आ जाओ, सबको दिख रहा है बाय एंट्रेंस फीस, उसमें लिखो माइनस कैपिटलाइज 60%। तो 15,000 का 60% बना 9,000, तो 15,000 माइनस 9,000 बाहर बचेगा 6,000। तो 15,000 मेरा एंट्रेंस फीस था, उसमें से 60% मैंने कैपिटल रिसिप्ट करके माइनस किया या कैपिटलाइज करके माइनस किया, तो ऑटोमेटिकली 9,000 जो रेवेन्यू, जो 6,000 है वो रेवेन्यू है, वो बाहर बच गया। इज इट क्लियर? तो 15 माइनस 9 बाहर बचा 6। अगेन इसका सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे नेक्स्ट सम ऑनवर्ड्स तो हर एक एडजस्टमेंट को हम डबल इफेक्ट देंगे। अब चलते हैं ऑन द थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट मैंने कहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 20,000। तो सब्सक्रिप्शन है कहाँ पर? इनकम में है। कितना सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है हमने? 1 लाख। अब वो कह रहे हैं 1 लाख मिला, 20,000 इस साल का आना बाकी है। तो 20,000 इस साल का है, तो आर वी रिकॉर्डिंग करंट ईयर आइटम? यस। तो मैं उस 1 लाख में लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि आना बाकी है। 1 लाख मिल गया, 20 आना बाकी है, तो मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्रीज होगा। 1 लाख मिल गया, 20,000 आना बाकी है। या सिंपल आउटस्टैंडिंग आइटम हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसी लॉजिक पर मैं सब्सक्रिप्शन 1 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000, टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगी 1,20,000। इज इट क्लियर? अगेन सेकेंड इफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट सम ऑनवर्ड सोचते हैं। इज इट क्लियर? एंड लास्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट करो, एज यूजुअल फाइनल अकाउंट्स में आता था उसी प्रकार से। इंश्योरेंस हमने खर्चे में लिखा है, कितना है इंश्योरेंस? 12,000। उसमें लिखो माइनस प्रीपेड 1,000, 12,000 माइनस 1,000 बाहर बचेगा 11,000। एंड प्रीपेड का हम सेकंड इफेक्ट देते हैं एसेट्स में, बट यहाँ पर सेकंड इफेक्ट के बारे में मत सोचो क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं।
इज इट क्लियर? तो हमने चारों एडजस्टमेंट सॉल्व किया। एडजस्टमेंट सॉल्व करना इज ईजी बिकॉज यहाँ पर हम एडजस्टमेंट उसी प्रकार सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर नथिंग बट आपका फाइनल अकाउंट्स का जितना भी नॉलेज है उतना इस सम को सॉल्व करते वक्त काम में आएगा। एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त सॉल्व इट एज यू आर सॉल्विंग फाइनल अकाउंट्स ओनली, राइट? एक्सपेंसेस साइड जब भी हम मेंटेन करेंगे या जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ेंगे तो पेमेंट साइड के आइटम्स भी उसी प्रकार पोस्ट करो जैसे आप ट्रायल बैलेंस के आइटम पोस्ट कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो वो फाइनल अकाउंट्स का नॉलेज आपको एनपीसी के सम सॉल्व करते वक्त काम में आएगा, राइट? तो हमने क्या किया, पहले तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, राइट? फॉर्मेट बनाया इस प्रकार। फिर हमने क्या किया, रिसिप्ट्स के आइटम पोस्ट किए, फिर हमने पेमेंट के आइटम पोस्ट किए, फिर हमने अभी एडजस्टमेंट सॉल्व की। अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे यानी कि बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, तो फिर से वही लॉजिक, हम पहले क्रेडिट की टोटल देखते कितनी आ रही है, फिर हम देखते डेबिट की टोटल कितनी आ रही है। तो अगर मैं क्रेडिट साइड के आइटम्स को ऐड करूंगा तो उसकी टोटल आ रही है 1,75,800। सब लोग देखो, क्रेडिट में देर आर 5 एंट्रीज, तो पांचों एंट्रीज की टोटल है 1,75,800, राइट? एंड डेबिट में जितने भी आइटम्स है उन सब की टोटल आ रही है 1,37,300। तो यहाँ पर अगेन क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है कि नहीं, 1,75,800 एंड डेबिट साइड छोटी आ रही है 1,37,300। तो जो बड़ी अमाउंट है वो मैं नीचे दोनों तरफ एज ए टोटल लिखूंगा, राइट? तो दोनों तरफ मैं लिखूंगा 1,75,800, 1,75,800, राइट? एंड अब मैं डिफरेंस निकालूंगा, बैलेंसिंग फिगर, बड़ी में से छोटी अमाउंट सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 1,75,800 माइनस 1,37,300, 175,800 माइनस 1,37,300, डिफरेंस आ रहा है 38,500। ये डिफरेंस आपको समझ में आया? क्रेडिट की साइड बड़ी है, क्रेडिट की टोटल है 175,800, डेबिट की टोटल है 137,300। तो 175,800 माइनस 137,300 मेरा डिफरेंस आया 38,500। अब इस डिफरेंस को मैं रिकॉर्ड कहाँ करूंगा, इस डिफरेंस को मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो जिस साइड की टोटल बड़ी है उसके ऑपोजिट यू हैव टू राइट द डिफरेंस। तो टोटल के ऊपर के लाइन पर 38,500 बन गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस बैलेंसिंग फिगर? दिस बैलेंसिंग फिगर इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। ये क्या आपके लिए प्रॉफिट है, इस एनपीसी का प्रॉफिट है। भले ही इनका एम नॉट टू अर्न प्रॉफिट है बट प्रॉफिट तो हो रहा है क्योंकि खर्चे हैं, इनकम है, इनकम ज्यादा आ रहा है, खर्चे कम आ रहे हैं। इनकम साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड बड़ी आ रही है, एक्सपेंस साइड डेबिट साइड छोटी आ रही है। तो इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, मतलब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है इनको 38,500 का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को मैं कहूँगा टू सरप्लस। क्या कहूँगा मैं? टू सरप्लस। इसे नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहना है बिकॉज इट इज अकाउंट्स ऑफ एनपीसी। इनका एम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो इसे वो प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसे वो कहेंगे सरप्लस। सरप्लस का मतलब है उनका इनकम खर्चों से ज्यादा है। यहाँ पर एक छोटी और चीज आपको करनी है, 38,500 को आपने टू सरप्लस कहा, उस सरप्लस के आगे आपको ब्रैकेट करना है और ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ब्रैकेट में क्या लिखना है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर? तो यहाँ पर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, यानी कि इनकम इज एक्सेस। किससे एक्सेस है इनकम? एक्सपेंडिचर से एक्सेस है। इसलिए उसी स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूं टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूं? टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम इज एक्सेस, इनकम साइड ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से इनकम साइड ज्यादा है, तो वही मैंने ट्रांसलेट किया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो 38,500 इस फर्म को या इस एनपीसी को फायदा हो रहा है। इस प्रॉफिट का करना क्या है वो हम नेक्स्ट सम ऑनवर्ड्स देखते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने, उन्होंने कहा था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, वो हमने बनाया, राइट? अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बताना भूल गया था। जब आपने फॉर्मेट ड्रॉ किया, उन्होंने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। इनकम अमाउंट एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। लेकिन इस फॉर्मेट की शुरुआत में, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स के सम में हर एक सम की शुरुआत में टाइटल देते थे, वो टाइटल देना मत भूलना, राइट? तो वो हमने लिखना भूल गए थे, तो वो हम लिखते हैं, देंगे इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन कॉमा सातारा। उसके नीचे हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हेंसफोर्थ अगर मैं भी बताना भूल गया तो ये आप आदत रखो कि
क्वेश्चन की शुरुआत में टाइटल लिखना मत भूलना, राइट। तो जब मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था तब ऑलरेडी मैंने टाइटल लिखा हुआ था, बस मैं आपको बताना भूल गया। इज इट क्लियर? तो हेंस फोर्थ जब भी आप फॉर्मेट बनाओगे, राइट, आज मैं होमवर्क के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ आपको, आपका होमवर्क यही है कि इसी सम को फिर से 1 2 3 4 जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करो, राइट। इस वीडियोस को फिर से रिपीट करो, राइट। मैंने इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का वो मैंने आपको बताया था। इज इट क्लियर? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आया, इनकम में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं वो समझ में आया, एक्सपेंडिचर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं वो समझ में आया। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो फिर से इस वीडियो को रिपीटेड देखो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, उन्होंने पूछा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। रिसिप्ट एंड पेमेंट एज अ क्वेश्चन था हमारा, वो आइटम्स हमने इसमें पोस्ट किया, एडजस्टमेंट सॉल्व किया एंड देन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस किया और हमें सरप्लस मिल गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर अगर बैलेंस शीट होती तो बैलेंस शीट टैली होने पर हमारा आंसर खत्म होता, बट यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं पूछी थी उन्होंने, जो हम नेक्स्ट सम में सॉल्व करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट सम कौन सा करने वाले हैं, तो हम टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो कल हम एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे हमने अभी बनाया वो भी बनाएंगे एंड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जितना आपको डिफिकल्ट लगा उससे थोड़ा सा कम डिफिकल्ट नेक्स्ट सम में लगेगा, उससे थोड़ा सा कम डिफिकल्ट आने वाले सम में लगेगा। तो जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ये इजी होता जाएगा। इसमें आपका लगभग 80% नॉलेज फाइनल अकाउंट से ही लगने वाला है। इज इट क्लियर? तो फाइनल अकाउंट्स को भी रिवाइज करते रहो एंड इसे भी रिवाइज करते रहो। इज इट क्लियर? तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। चलो, तो सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।